G20 समिट के बाद ज्यादातर नेता तो अब दिल्ली से वापस अपने अपने देश लौट चुके हैं, लेकिन एक मेहमान आज भी भारत में ही है और ये मेहमान है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें आप MBS के नाम से भी जानते हैं, जो अपनी दूसरी स्टेट विजिट के लिए इस समय भारत आए हैं। आज राष्ट्रपति भवन में उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज उनसे मुलाकात की। और यह मुलाकात क्यों खास है, उनका यहां आना क्यों खास है, आज हम यही आपको बताना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। इनमें सुरक्षा के साथ व्यापार और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा शामिल है। और इस बैठक के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने G20 के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को खास तौर पर बधाई दी। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की दो बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। And I congratulate you on the management of the G20 summit and the initiatives achieved, including the economic corridor linking the Middle East, India and Europe, which require that we work diligently in order to create it into a reality. The Indians in Saudi Arabia had a large part in the economic growth of Saudi Arabia. Today they are 7% of the population of Saudi Arabia, and we consider them to be a part of Saudi Arabia. We watch and take care of them like we take care of our own citizens. We hope that this council will meet the aspirations of our people, and we wish us success. मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत सरकार की तारीफ कर रहे हैं, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं और G20 समिट के सफल आयोजन पर भारत को बधाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे हैं। अब आप अपने कानों को फिर से चेक कर लीजिए, वो यही कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं? आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, शायद वो यही कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, भरोसा नहीं हो रहा होगा, अपने टीवी एडजस्ट करने लगे होंगे, या अगर मोबाइल फोन पर हमें दिख रहे हैं तो सोच रहे होंगे कि क्या ये सही है, क्या मैं ये सही सुन रहा हूं, ये डबिंग तो नहीं कर दी है किसी ने। आज आप इस विरोधाभास को भी देखिए कि भारत के अपने लोग तो हमारे देश में इस्लाम धर्म को खतरे में बताते हैं, अल्पसंख्यकों को खतरे में बताते हैं। हमारे देश में अपने ही जो बैठे हुए लोग हैं वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की हां में हां मिलाते हैं, और पाकिस्तान क्या कहता है? वो कहता है कि भारत में मुसलमान खतरे में है। पाकिस्तान जब इस्लामिक दुनिया में जाता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ बात करता है, तो कहता है कि हमें भारत में मुसलमानों की बड़ी चिंता है, वो बड़े खतरे में है। लेकिन जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, जो इस्लाम धर्म की असली भूमि है, जिसे आप कह सकते हैं कि इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार है यह देश, उस देश के क्राउन प्रिंस भारत को इतना सम्मान दे रहे हैं, भारत की इतनी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत सऊदी अरब का सच्चा दोस्त है। यह हो क्या रहा है? भारत एक इतने बड़े मुस्लिम देश का सच्चा दोस्त बन गया। प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद बिन सलमान आपस में इतनी दोस्ती कर बैठे, कैसे हो गया ये?
पाकिस्तान तो कहता है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के दुश्मन हैं, यहां पर अल्पसंख्यक खतरे में है। हमारे भी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो एजेंडा चलाते हैं। ये एजेंडा सऊदी अरब तक क्यों नहीं पहुंच रहा? तो क्या आप लोग ये कहने लगेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान असली मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम को नहीं मानते, या वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? इस दोस्ती को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि पिछले 4 वर्षों में मोहम्मद बिन सलमान 2 बार भारत की स्टेट विजिट पर आ चुके हैं और सऊदी अरब में प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। इसलिए सोचिए, मुस्लिम देश तो प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा दोस्त बता रहे हैं, एक के बाद एक अपने देश का सर्वोच्च सम्मान उन्हें दे रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोग और विपक्ष के नेता मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं और कहते हैं भारत में इस्लाम खतरे में आ गया है। यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है? आज हम आपको सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में भी थोड़ा बताना चाहते हैं। उनकी कुछ खास बातें, शायद आप उनके बारे में जानते नहीं होंगे, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी है बड़ी खास है। एक तो ये कि उनकी उम्र सिर्फ 38 साल है, वो सिर्फ 38 साल के हैं और दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता उनसे कई बार या तो उनके पक्के दोस्त हैं या फिर उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। यानी वो दोस्ती भी बढ़िया निभाते हैं और दुश्मनी भी अच्छी निभाते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच 34 साल का अंतर है। ये प्रधानमंत्री मोदी से 34 साल छोटे हैं। एमबीएस को, जैसा मैंने आपको कहा, पूरी दुनिया इन्हें एमबीएस के नाम से जानती है और उनके लिए कहा जाता है कि वो कब क्या करेंगे इसके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। वर्ष 2017 में जब मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया था, तब इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया था, क्योंकि उस समय मोहम्मद बिन सलमान अपने सभी भाइयों में सबसे छोटे थे, यानी उनका कोई चांस नहीं था, सबसे छोटे भाई होने के नाते। सऊदी अरब के मौजूदा किंग, जिनका नाम है शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, उनकी 3 पत्नियां हैं और 13 बच्चे हैं, जिनमें कुल 7 बेटे हैं और 6 बेटियां हैं। और उन 7 बेटों में सभी 7 भाइयों में एमबीएस सबसे छोटे हैं और वो किंग सलमान की तीसरी पत्नी के पुत्र हैं, जिसकी वजह से हर किसी को यही लगता था कि अभी उनका क्राउन प्रिंस बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से उनके पिता और सऊदी अरब के किंग इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बड़े बेटों से ज्यादा अपने सबसे छोटे पुत्र मोहम्मद बिन सलमान पर भरोसा किया। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने पिता को सऊदी अरब का किंग बनाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने उनके भाई और पूर्व किंग शाह अब्दुल्ला की हत्या की साजिश रची थी और इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान ने अपने हाथ में एक ऐसी अंगूठी पहनी थी जिसे सिर्फ छूने से ही पूर्व किंग शाह अब्दुल्ला की मौत हो जाती, क्योंकि इस अंगूठी में जहर था, ऐसा कहा जाता है। हालांकि हकीकत में कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई और वर्ष 2015 में किंग अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद शाह सलमान सऊदी अरब के नए किंग बन गए और इसके 2 वर्षों के बाद ही उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वर्ष 2017 में अपना क्राउन प्रिंस नियुक्त कर दिया, यानी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब यही अगले राजा बनेंगे। मोहम्मद बिन सलमान को दुनिया एक करिश्माई नेता के तौर पर देखती है। आप उन्हें सऊदी अरब का सलमान खान भी कह सकते हैं। और जैसे आपने हिंदी फिल्मों में सलमान खान का डायलॉग सुना होगा कि वो एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनते। एमबीएस के बारे में भी यही कहा जाता है, ये भी वहां की राजनीति के सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान। इनके बारे में भी कहा जाता है कि एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर ये किसी की नहीं सुनते, उस कमिटमेंट को पूरा करके छोड़ते हैं। सऊदी अरब में कई दशकों से सिनेमा घरों पर प्रतिबंध था, वहां पर सिनेमा नहीं चलते। तो आप तो जानते हैं कि बहुत जगहों पर सिनेमा को एंटी इस्लाम माना जाता है। हाँ, आप देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में कितने वर्षों तक, 30 से भी ज्यादा 34 वर्षों तक सिनेमा हॉल बंद रहे, क्योंकि कहा जाता है कि ये इस्लाम का विरोधी काम है ये सिनेमा देखना। लेकिन 35 वर्षों के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश में इस प्रतिबंध को समाप्त करके सऊदी अरब में थिएटर्स को मंजूरी दिला दी। इसी तरह पहले सऊदी अरब में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए अबाया पहनना अनिवार्य था, लेकिन एमबीएस ने इस अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया, यानी महिलाओं के लिए भी वो अपने समाज को खोल रहे हैं। इसके अलावा पहले सऊदी अरब में महिलाएं खुद गाड़ी चलाकर काम पर नहीं जा सकती थी, लेकिन अब यह नियम भी समाप्त हो चुका है और वहां महिलाएं भी अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर गाड़ी चला सकती हैं। सबसे बड़ी बात, मोहम्मद बिन सलमान की पहल पर ही सऊदी अरब में यह नियम बना कि वहां मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स की आवाज
एक तय मानक से ज्यादा नहीं हो सकती। ये कानून आज भी हम अपने देश में चाहकर भी लागू नहीं कर पा रहे, जो कानून लाउड स्पीकर का उन्होंने अपने देश सऊदी अरब में कर दिया। सोचिए, जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, जो खुद को एक इतना कट्टर मुस्लिम राष्ट्र कहता है, वहां तो इस्लाम धर्म समय के साथ साथ बदल रहा है। लेकिन भारत, जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है, वहां ऐसे बदलावों को आज भी सांप्रदायिक या फिर इस्लाम विरोधी माना जाता है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी करेंसी है उसका तेल, जिसने उसे दुनिया में एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर स्थापित किया। तेल बहुत है उनके पास। अभी पूरी दुनिया में तेल के जितने भंडार हैं, उनमें 10% अकेले सऊदी अरब के पास है। और कच्चे तेल के बाजार में सऊदी अरब 15% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। और इस वजह से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक सिर्फ कच्चे तेल के व्यापार पर ही निर्भर है। अब सोचिए, जिस दिन दुनिया की निर्भरता कच्चे तेल पर कम हो जाएगी, जिस दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने लगेंगे या बायोफ्यूल आ जाएंगे, उस दिन सऊदी अरब का क्या होगा? क्योंकि तब तो कोई तेल खरीदेगा नहीं। इसलिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस निर्भरता को कम करना चाहते हैं और इसके लिए वो सऊदी अरब में टूरिज्म से जुड़े अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिनमें उनका नियोम प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में चर्चा का सबसे बड़ा विषय है। यह नियोम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे रेगिस्तान में एक ऐसा शहर विकसित किया जाएगा जहां चारों तरफ रेगिस्तान में हरियाली और पेड़ पौधे होंगे, जहां इस शहर का अपना खुद का एक आर्टिफिशियल मून होगा, अपना चांद होगा और 170 किलोमीटर लंबे इस शहर में गाड़ियां भी हवा में उड़ पाएंगी। और यह सब कुछ उस सऊदी अरब में होगा जिसे अमेरिका ने एक जमाने में खत्म करने की कसम खा ली थी। ये एक ऐसा शहर वो यहां बसाना चाहते हैं जो बिल्कुल एक सही मायनों में हाईटेक शहर होगा, जहां पर कभी कोई ट्रैफिक जैम नहीं लगेगा, जहां पर कभी जो है हर आपको जो मॉडर्न सुविधा है वो आपके लिए उपलब्ध होगी। आप ये समझ लीजिए कि ये आपके एक सपनों का शहर होगा जो पूरी तरह इंटरनेट पर आधारित होगा, इंटरनेट से संचालित होगा और आप यहां रहकर पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह काम कर सकते हैं, किसी भी जगह से जुड़ सकते हैं। अभी इस शहर को बनाया जा रहा है। आज से ठीक 22 साल पहले आज ही के दिन अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे और यह हमला उसामा बिन लादेन ने करवाया था, जो उस जमाने में सऊदी अरब से था। उस समय अमेरिका ने सऊदी अरब पर लादेन को मदद करने का आरोप लगाया था और सऊदी अरब पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। और समय का चक्र देखिए कि आज वही अमेरिका G20 के समिट में सऊदी अरब के साथ एक टेबल पर बैठकर चर्चा करता है, खाना भी खाता है और अमेरिका के साथ यूरोप के देश कच्चे तेल के लिए सऊदी अरब पर पूरी तरह से निर्भर है। मोहम्मद बिन सलमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अपनी शर्तों पर दुनिया के बड़े बड़े देशों से बात करते हैं और वो सऊदी अरब को एक नया यूरोप बनाना चाहते हैं, जिसका जिक्र वो कई बार कर चुके हैं। तो MBS कह रहे हैं कि मैं अपने आप को 5 साल देता हूं और 5 साल के अंदर अंदर मैं सऊदी अरब को एक नया यूरोप बना दूंगा, यूरोप जैसा बना दूंगा। और देखिए, उसके लिए उन्होंने अपने देश के कानूनों में बदलाव किया। प्रोग्रेसिव इस्लाम जिसे हम कहते हैं, उन्होंने अपने देश में उस प्रोग्रेसिव आधुनिक इस्लाम को लाने की कोशिश की है और आज सऊदी अरब दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ खड़ा हुआ है। डायनेमिक लीडरशिप अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस डायनेमिक लीडरशिप को आज देख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, नियोम जैसा जो शहर है उसकी कल्पना करना अपने आप में कि आज से 30, 40, 50 साल के बाद कोई शहर कैसा होगा, उसकी कल्पना करना, जैसा कि आज सिर्फ आप हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं जहां सिर्फ गाड़ियां उड़ रही हैं और सब कुछ इंटरनेट पर और 5G, 6G, 10G तक आप पहुंच गए हैं। ये सब कुछ, ये सारी कल्पनाएं उस शहर में आपको पूरी होती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए आज आपको हमने ये बताना जरूरी समझा कि जो देश अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार कहता है, वो देश आज भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है। वो देश आज कह रहा है कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है और वो भारत के साथ और ज्यादा मजबूती से अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान भी चाहता था कि MBS जब भारत आ रहे हैं तो साथ साथ पाकिस्तान का भी दौरा करें। आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा MBS से, सऊदी अरब से मदद की उम्मीद रखता है और मदद किस नाम पर मांगता है? इस्लाम के नाम पर मदद मांगता है। यह कहता है क्योंकि हम इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं इसलिए आप हमारी मदद कीजिए, और क्योंकि आप इस्लाम के ठेकेदार हैं, इस्लाम की उत्पत्ति आपके यहां हुई थी, तो आपको हमारी मदद करनी चाहिए इस्लाम के नाम पर। लेकिन MBS ने
मना कर दिया और वो भारत आ गए। और पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं अभी थोड़ी देर पहले आपने देख लिया।